हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी बेटे, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका मॉक टेस्ट पेपर नंबर 2 सितंबर 25 एग्जाम्स के लिए। और जिस मॉक टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ बेटे, ये सीरीज 2 है। 4 अगस्त को इन्होंने पूछा है। इस एमटीपी से पहले मैं आपको रिविजनरी टेस्ट पेपर रिकॉर्ड करके शेयर कर चुका हूँ। व्हाट्सएप चैनल पे भी पड़ा है, टेलीग्राम चैनल पे भी पड़ा है। एमटीपी 1 भी डिस्कस करके दे चुका हूँ व्हाट्सएप चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल पे वो अवेलेबल है। एक एमटीपी डिस्कस करना रह गया, एमटीपी 2। आज हम वो कर लेते हैं बेटे। और एक बात सारे बच्चों को पता है कि एमटीपी का फॉर्मेट वही है जो आपके फाइनल एग्जाम्स का फॉर्मेट है। 30 मार्क्स के एमसीक्यू, 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव। तो पहले हम एमसीक्यू के केसेस को डिस्कस करेंगे, फिर हम डिस्क्रिप्टिव में चले जाएंगे। और मुझे पता है आप क्या पूछना चाहते हैं। आप पूछना चाहते हैं सर इस एमटीपी में कुछ नया है क्या। तो बेटे इसमें कुछ क्वेश्चन तो नए हैं। एक तो मुझे केस स्टडी नजर आई है एमसीक्यू में, बहुत बढ़िया केस स्टडी है। एक तो वो क्वेश्चन नया है। एक इसमें कैश फ्लो का क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। कंसोलिडेशन, अमेलगामेशन, ये सब पुराने क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन नए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, और जो पुराने हैं वो मैं क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर बता के आगे निकल जाऊंगा आपके। तो हम इसको शुरू करते हैं बेटे। ये देखिए, पार्ट 1 आपका एमसीक्यू बेस्ड है और पार्ट 2 आपका डिस्क्रिप्टिव है। जिस फॉर्मेट में आपको एमटीपी नजर आ रहा है, इसी फॉर्मेट में आपका फाइनल एग्जाम्स का पेपर आएगा जो आपसे इंस्टीट्यूट पूछेगा। तो हम इसका पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं, केस स्टडीज वाला। और मेरे पास है बेटे फर्स्ट केस। और ये जो फर्स्ट केस है ये मुझे नहीं कराना। क्यों? ये हमने किया हुआ है। कहाँ किया था? मैंने आपको 1 अप्रैल 2025 टेलीग्राम पे एक मैसेज शेयर किया था आपको मैंने, जिसमें मैंने 35 केसेस, इंस्टीट्यूट ने केस सिनेरियो की एक बुकलेट दी थी आपको जिसमें 35 केसेस थे, और मैंने आपको सारे डिस्कस करके वीडियो बना के दिया था। और इंस्टीट्यूट के उस पीडीएफ से ही आपको पढ़ाए थे। तो आप अगर टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, 1 अप्रैल का मैसेज देखेंगे, आपको वो वीडियोस और नोट्स सब मिल जाएंगे। उसमें केस नंबर 19 है ये अपना। तो जो मैं डिस्कस कर चुका हूं उसको दोबारा डिस्कस करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता बेटे। मैं आपका टाइम क्यों वेस्ट करूंगा, एग्जाम्स के टाइम चल रहे हैं। पेपर के टाइम पे तो एक एक मिनट कीमती है आपका। तो ये केस नंबर 19 है, उस केस सिनेरियो बुक का हमने डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने पढ़ रखा है ये वही है, दोबारा करने से कुछ होना है नहीं। केस नंबर 19 है उस बुकलेट का। तो ये केस तो बेटे पुराना है, क्वेश्चन वोश्चन सब पुराने हैं इसके। मैं आ गया इसके सेकंड केस में। ये इसका सेकंड केस है और मैंने इस पे लगाया टिक इंपॉर्टेंट। इसको पढ़ना शुरू करते हैं। ये बढ़िया केस है बेटे आपका, इसके एमसीक्यू भी बहुत बढ़िया हैं। मैं पूरे का पूरा क्वेश्चन, सारे के सारे एमसीक्यूज आपकी स्क्रीन पे लगा देता हूं। इसमें टोटल 5 एमसीक्यू हैं और 5 ही बढ़िया एमसीक्यूज हैं। वैसे इंटर के हिसाब से इस तरह के केसेस मैं एक्सपेक्ट करता नहीं हूँ। काफी लेंथी केस है ये, तो सीए फाइनल की बुकलेट में होना चाहिए था। इंटर की बुकलेट में थोड़ा ना ऐसे केस आने चाहिए। बच्चे हैं अभी इंटर लेवल पे, ट्रेनिंग में अभी गए नहीं है, कंपनीज का कुछ पता नहीं है, पता नहीं क्यों दे रहे हैं ऐसे केसेस। एग्जाम को टफ करना चाहते हैं, कोई बात नहीं। एक कंपनी है बेटे सभा लिमिटेड, बहुत बढ़िया। डील्स इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, परचेज एंड सेल ऑफ राइस। मैन्युफैक्चर करते हैं, परचेज भी करते हैं और सेल भी करते हैं। किस चीज का? राइस का। तो कंपनी का नाम है सभा लिमिटेड, चावल का काम करते हैं, ठीक है। द कंपनी हैज अराउंड 56 acres of land as a part of its PPE, which is stated
at cost in its financial statements. इनके पास 56 एकड़ कोई लैंड है सर, और इन्होंने एट कॉस्ट शो की हुई है। लैंड नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, डेप्रिसिएशन तो लगता ही नहीं, तो कॉस्ट पे ही आएगी। रीवैल्यूएशन मॉडल इन्होंने लगाया नहीं, तो पक्की बात है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इन्होंने लगाया होगा और उसको पीपीई में शो किया होगा, तो ठीक है, कुछ गलती थोड़ा ना है। आगे क्या कहता है क्वेश्चन, एज पर द न्यू बिजनेस मॉडल, as per the new business model, 30 acres of land falls in the residential zone which the company is planning to develop residential area as a plotted development and would like to sell the plots after development. इनके तो मजे हो गए सर। इस 56 एकड़ में से 30 एकड़ जो लैंड है वो रेजिडेंशियल जोन में आ गई। आपको पता है शहर में आबादी बढ़ती है, आबादी बढ़ती है तो फिर जो हमारा निगम है वो कुछ एरिया को बढ़ाते बढ़ाते रेजिडेंशियल डिक्लेयर करता जाता है। अब जैसे दिल्ली है, दिल्ली में छोटे छोटे गांव थे आसपास, वो आबादी बढ़ती गई तो इन्होंने यहाँ के जो गांव थे उनको शहर में मिला लिया और उसको डिक्लेयर कर दिया कि आपका जो है डीडीए लगता है आपके ऊपर, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के हिसाब से आप चलोगे। तो जिनकी एग्रीकल्चरल लैंड थी अगर वो दिल्ली में आ गए ऑन पेपर्स, चांदी हो गई सर, लाखों की जमीन करोड़ों की हो गई। अब गुड़गांव है, बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, तो किसानों की जमीनें थी, वहां खेती करते थे, वहां पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च हो गए, तो लाखों की जमीनें करोड़ों में और करोड़ों की जमीनें अरबों रुपए के फ्लैट्स हो गए वहां पे, डीएलएफ जैसे, वहां पे कैमलिया जैसे 150-150 करोड़ के फ्लैट बिक रहे, और जमीन कभी 10 लाख रुपए एकड़ भी नहीं बिकती थी। तो रेजिडेंशियल जोन में 30 एकड़ आ गए और बाकी के जो 26 एकड़ हैं वो कमर्शियल लैंड ही होगी इनकी। तो ये 30 एकड़ को क्या करेंगे, इस पे प्लॉट कटिंग करेंगे और कहते हैं प्लॉट कटिंग करके रेजिडेंशियल कॉलोनी बेचेंगे हम, तो बेचेंगे हेल्ड फॉर सेल। इस पे लगना चाहिए इंड AS2, सॉरी इंटर की क्लास है, इस पे लगना चाहिए AS2 इन्वेंट्रीज का। अब ये प्रॉपर्टी के काम में आ गए, प्रॉपर्टी डेवलप करेंगे और बेच देंगे, हेल्ड फॉर सेल। और आपका चाहे इंटेंजिबल हो चाहे आपका पीपी हो, वो होता है हेल्ड फॉर यूज, ये हेल्ड फॉर सेल है, इन्वेंट्रीज में दिखेगा। अब हम क्या करें, तो करना क्या है, एक बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में आपने पीपी शो किया होगा, तो पीपी से निकाल के इसको स्टॉक में ले जाओ। यहाँ पे 56 थे, इसमें से 30 लेस करो, यहाँ पे 30 ले आओ। किस पे, कैरिंग अमाउंट पे। 56 एकड़ में से 26 एकड़ तो पड़े रहेंगे पीपीई में, लेकिन जो 30 एकड़ की कॉस्ट है हम क्या करेंगे, कैरिंग अमाउंट लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 56 से, मल्टीप्लाई करेंगे 30 से और इसको उठा के स्टॉक पे ले जाएंगे। सिर्फ एक हेडिंग ही तो चेंज हो रही है बैलेंस शीट में, आप किसी को कोई पैसे वैसे थोड़ा ना दे रहे हो, आपकी कॉस्ट थोड़ा ना चेंज हो जाएगी। जिस जिस कॉस्ट पे आपने लैंड को पीपी शो किया है उसको प्रोपोर्शनेट करो 30 एकड़ में और उसको ट्रांसफर कर दो स्टॉक में, बस। तो जो कैरिंग अमाउंट लैंड की पीपी में दिखती थी वो स्टॉक में दिखनी शुरू हो जाएगी, लेकिन प्रोपोर्शनेट। सारी की सारी अमाउंट स्टॉक में नहीं जाएगी, प्रोपोर्शनेट। गलती से भी ग्रॉस अमाउंट को मत ले जाना। 56 एकड़ में से 26 एकड़ जो है वो पीपी में रहेंगे और 30 एकड़ स्टॉक में जाएंगे। इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ एसेट, सिर्फ हेडिंग चेंज होगी उसकी बैलेंस शीट में। लैंड के ओनर पहले भी हम थे, आज भी हमें, बैलेंस शीट में पहले भी थी आज भी है, पहले पीपी के नाम से थी, अब इन्वेंट्री के नाम से, क्योंकि बेचेंगे, उसको डेवलप करके बेचेंगे। सर इसको हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं मान सकते अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में, नहीं, वो हेल्ड फॉर रेंटल होती है, हेल्ड फॉर एप्रिसिएशन होती है। हम इससे कोई रेंट वेंट थोड़ा ना कमाएंगे, हम तो प्लॉट काटेंगे और बेच देंगे, हम तो पैसा मुनाफा कमाने की बात कर रहे हैं, वो भी शॉर्ट टर्म में। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म पर्पज से खरीदी जाती है, तब मैं इस पे AS 13 लगा देता। तो पहली बात, ग्रॉस अमाउंट को शिफ्ट नहीं करना, प्रोपोर्शनेट को करना है। नंबर 2, कैरिंग अमाउंट, जितनी कॉस्ट मेरे को दिख रही है उसको प्रोपोर्शनेट करूंगा और उसको शिफ्ट कर दूंगा स्टॉक में,
कोई नफा नुकसान नहीं आना चाहिए, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरी कॉस्ट तो वही है ना, मैं तो सिर्फ हेडिंग चेंज कर रहा हूं। 56 के 56 एकड़ की ग्रॉस अमाउंट नहीं शिफ्ट होगी, प्रोपोर्शनेट अमाउंट शिफ्ट हो जाएगी बस। सर मार्केट वैल्यू में शिफ्ट कर सकते हैं? नो, एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस आप एक्सपेक्टेड गेन ले ही नहीं सकते। आपने कोई लैंड बेची थोड़ा ना, आपने तो मन बनाया कि मैं तो प्लॉट काट के बेचूंगा, तो फेयर वैल्यू जब बेचेंगे तब देखेंगे, तब तो मुनाफा आएगा, तब पीएनएल में ले जाएंगे। क्वेश्चन आगे क्या कहता है? केस तो मैंने आपको बता दिया सारा, एक बार क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या कहता है। नहीं ये ठीक है। आगे क्वेश्चन कहता है जी, the company does not have intention of keeping the property development as a business on long term basis, as company does not have any objective to receive any income in the form of appreciation or rent as per proposed business plan। जो बात मैं आपसे कह रहा था, इनकी कोई इंटेंशन नहीं है रेंट वेंट कमाने की, इनकी कोई इंटेंशन नहीं है लॉन्ग टर्म तक रख के एप्रिसिएशन कमाने की, मतलब क्लियर कट केस है कि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, इस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 नहीं लगेगा, ये तो हेल्ड फॉर सेल है, AS2 लगा के इन्वेंट्री में ले जाएंगे। एंड द कंपनी वांट्स टू सेल द प्लॉट्स आफ्टर डेवलपमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। जिसको लैंड बेचेंगे वो अपनी कंस्ट्रक्शन करे, क्या करे, हमें क्या लेना, हम तो लैंड बना के बेच देंगे, लैंड को डेवलप करके बेच देंगे, कॉलोनी काट देंगे, साइज वाइज फिक्स कर देंगे, नक्शा पास करा लेंगे बस। तो ये हेल्ड फॉर सेल की बात हो रही है बेटे, वांट्स टू सेल। अब ये जो दो पैराग्राफ्स हैं, इस पे इन्होंने एक MCQ बना रखा है, पहले वो सॉल्व करते हैं। ये पहला MCQ है इनका, देखो क्या कहते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव मेंशन्ड लैंड इन रेजिडेंशियल जोन 30 एकर्स, व्हाट वुड बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर इंडियन गैप। तो ट्रीटमेंट क्या होना है, PP से निकाल के आप इन्वेंट्री में ले आओ और कैरिंग अमाउंट पे ले आओ। देखो जरा क्या ऑप्शन दे रहा है। पहला, द लैंड इन रेजिडेंशियल जोन appearing in PPE would be credited by its carrying amount। ये तो ठीक कह रहा है, कहते PPE को क्रेडिट कर दो, एक एंट्री बन जाएगी ना, इन्वेंट्री डेबिट टू PPE, तो PPE से निकल के इन्वेंट्री में आ जाएगी। एंड इन्वेंट्री वुड बी डेबिटेड एट इट्स फेयर वैल्यू, ये गलत काम कर गया, फेयर वैल्यू नहीं लेनी। फेयर वैल्यू का क्या मतलब, और फिर कह रहा है जी जो डिफरेंस आएगा उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे। अरे लैंड तुमने बेची थोड़ा ना यार, क्लासिफिकेशन ही तो चेंज कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, PP से इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, हायर तो ले ही नहीं सकते हम, फेयर वैल्यू किस चीज की, गलत बात है ये। कॉस्ट पे ट्रांसफर होगा, कोई नफा नुकसान नहीं होगा, हेडिंग चेंज हो जाएगी बस। तो पहला ऑप्शन गलत है, दूसरे में आते हैं। द लैंड इन रेजिडेंशियल जोन appearing in PPE would be credited by its gross amount, गलत हो गया, ग्रॉस अमाउंट पे थोड़ा ना क्रेडिट होगी, 56 के 56 एकड़ थोड़ा ना आपके, भाई 56 एकड़ को थोड़ा ना स्टॉक बना रहे हैं, 30 एकड़ को बना रहे हैं, तो ग्रॉस अमाउंट कैसे हटा दोगे आप, 26 एकड़ जो कॉस्ट है वो तो PPE में रहेगी, ग्रॉस अमाउंट क्यों, गलत बात है, ये भी गलत हो गया। थर्ड में आते हैं, द लैंड इन रेजिडेंशियल जोन appearing in PPE would be credited by its carrying amount and inventory would be recognized at same amount। ये सही है, कैरिंग अमाउंट पे वो क्रेडिट होगा और कैरिंग अमाउंट पे डेबिट हो जाएगा, ये सही है, ये करेक्ट लग रहा है मुझे। क्या इसने ग्रॉस अमाउंट की बात की, नहीं, कैरिंग अमाउंट की। तो 30 एकड़ की कैरिंग अमाउंट आपको निकालनी आती है, कॉस्ट डिवाइडेड बाय 56 इंटू 30, और ये हम PP से निकाल के इन्वेंट्री में ले आएंगे, ठीक है बस। चौथा ऑप्शन क्या है, मुझे ये ठीक लग रहा है, अभी चौथा भी पढ़ लेते हैं। द लैंड इन रेजिडेंशियल जोन अपीयरिंग इन PPE वुड बी क्रेडिटेड एट इट्स ग्रॉस, अरे ग्रॉस अमाउंट फिर आ गया, ग्रॉस पढ़ते ही कांटा लगा दिया मैंने, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, 3। फर्स्ट MCQ का ऑप्शन है 3, 3। लो जी सर, 3 है ना, बढ़िया क्वेश्चन।
चलो क्वेश्चन में वापसी करते हैं, अगले पैराग्राफ में क्या बताता है देखते हैं। मैं इसको हटा देता हूं, नेक्स्ट पैराग्राफ में आता हूं। Sabha Limited has two equal joint venturers, joint ventures नहीं, joint venturers, नहीं समझे बात। हमारी कंपनी का नाम है सभा और इसमें दो वेंचरर्स हैं, यानी सभा खुद अपने आप में जॉइंट वेंचर है, इसमें पैसा लगाने वाले को बोलते हैं वेंचरर। तो क्वेश्चन ये कहता है सभा लिमिटेड हैज टू वेंचरर्स, वेंचरर्स वन, वेंचरर टू, तो ये क्या बन गया जॉइंट वेंचर। हमारी जो कंपनी है सभा, ये किसी दो कंपनियों के लिए जॉइंट वेंचर है। तो सारे बच्चों को पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 सबने पढ़ा हुआ है। अगर आपने एक सेपरेट लीगल एंटिटी बना रखी है, क्योंकि सभा लिमिटेड है तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन अलाउड है। तो ये जो वेंचरर वन है ये सभा को प्रोपोर्शनेटली कंसोलिडेट करेगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और ये जो वेंचरर टू है ये सभा लिमिटेड को प्रोपोर्शनेटली कंसोलिडेट करेगा अपने फाइनेंशियल्स में, अलाउड है। तो दोनों अपने अपने हिस्से के हिसाब से सभा को बांट लेंगे और फाइनेंशियल्स में शो कर देंगे। मुझे आगे पढ़ने दो, बेसिक तो मैंने बता ही दिया, AS 27 सारे बच्चों ने पढ़ा हुआ है। होल्डिंग 50% ईच, ओके, 50% इसके पास है, 50% इसके पास है। तो ये जो सभा लिमिटेड है आपकी, आधी बैलेंस शीट इसको दे देगी, आधी बैलेंस शीट इसको दे देगी, और ये दोनों अपने कंसोलिडेशन कर लेंगे। और मैंने क्लास में बताया था कंसोलिडेशन 3 तरीके से होता है। पहला सब्सिडरी के साथ, लाइन बाय लाइन, आइटम बाय आइटम, फुल कंसोलिडेशन AS 21। दूसरा होता है एसोसिएट के साथ, इक्विटी मेथड में, वो हमें AS 23 बताता है। तीसरा कंसोलिडेशन ज्वाइंट वेंचर के साथ, प्रोपोर्शनेट, PCM बोलते हैं उसको हम। 3 तरह का ज्वाइंट वेंचर बताया था आपको, ज्वाइंट ऑपरेशन, ज्वाइंट एसेट्स, और एक आपका था ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी, JCE। 3 तरह के बताए थे आपको मैंने। ये ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी है क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी। मुझे आगे पढ़ने दो। KSJ वन ऑफ देम, तो ऐसा मान लेते हैं इसका नाम है KSJ, ये आपको एक वेंचरर का नाम बता रहा है KSJ, ठीक है। द अदर कंपनी इज फ्रॉम आउटसाइड KSJ ग्रुप, ये कोई अदर कंपनी है। बहुत बढ़िया जी, ये कोई अदर कंपनी है, मैंने पढ़ लिया, आगे चलने दो मुझे। KSJ ग्रुप हैज 3 कंपनीज, ये जो KSJ है इसके पास आगे 3 कंपनियां हैं, कंपनी 1, कंपनी 2 एंड कंपनी 3, कोई बात नहीं। वन ऑफ देम इज KSJ लिमिटेड, इसमें से एक कंपनी का नाम है KSJ लिमिटेड। हमारा जो वेंचरर है वो है KSJ, उसमें 3 कंपनियां हैं, मतलब KSJ एक ग्रुप है, उसमें 3 कंपनियां हैं, एक है KSJ लिमिटेड और 2 हैं अदर कंपनीज, एंड 2 मोर कंपनीज, ये भी इसी की होंगी, तभी इसको इकट्ठा नाम दे दिया, ठीक है। हमारे 50% शेयर, मैं सभा हूं, मेरा 50% शेयर KSJ ग्रुप के पास है, और KSJ ग्रुप एक तो लिमिटेड कंपनी है, एक उसकी 2 और कंपनी है, तो मैं तो ये बोलूंगा KSJ ग्रुप के पास मेरे आधे शेयर हैं, 50%, ठीक है। ईच ऑफ विच होल्ड सम इक्विटी शेयर्स इन ज्वाइंट वेंचर विच एग्रीगेट्स 50, ये जो 50% है ना, ये इन तीनों ने मिलके ले रखे हैं। सभा का 50% हिस्सा KSG के पास है, और वो जो 50% है उसकी 3 कंपनियों ने मिलके ले रखे हैं। मुझे क्या मतलब, मेरा 50% एक ही जगह है KSJ ग्रुप के पास। तो अगर मान लो इसके पास 10% है, इसके पास 10% है, और इसके पास 30% है, मान लो मैं अज्यूम कर रहा हूं, तो मुझे क्या मतलब, मैं तो बोलूंगा KSJ ग्रुप के पास 50% है, तो ये तीनों के तीनों एक ही ग्रुप के हैं, तो क्या PCM लगेगा? बिल्कुल लगेगा। जिसके पास 10% है वो मेरी बैलेंस शीट का 10% कंसोलिडेट कर लेगा, जिसके पास 30 है वो 30 कर लेगा, क्योंकि है तो एक ही ग्रुप का हिस्सा।
तो जिसके पास जितने शेयर हैं वो कंसोलिडेट, मैं अपनी बैलेंस शीट का 50% इन तीनों को दे दूंगा, अपने अपने हिस्से के हिसाब से बांट लो भाई। 50% इसका है, 50% इसका है। अच्छा, इसी चीज के ऊपर इन्होंने अपना एक एमसीक्यू बना रखा है, ये देखो। इन दी अबव मेंशन्ड सिचुएशन, हाउ वुड सभा बी अकाउंटेड फॉर बाय जॉइंट वेंचरर्स एज पर AS 27। कहते हैं ये जो जॉइंट वेंचरर्स हैं, एक तो KSJ ग्रुप है और दूसरा है अदर, ये जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग कैसे करें? अरे लगा दो प्रोपोर्शनेट PCM, सब लोग PCM लगाएंगे और अपना अपना हिस्सा निकाल लेंगे। मुझे पहला पढ़ने तो क्या कहते हैं, joint venture will be proportionately consolidated by KSJ only and the other venturer outside KSJ group। No, no, क्यों? ये जो KSJ लिमिटेड है, ये KSJ ग्रुप 3 कंपनियों में से एक है। मेरे 50% शेयर इस ग्रुप के पास है, ना कि लिमिटेड के पास है। KSJ लिमिटेड एक कंपनी है KSJ ग्रुप की, तो ये दोनों भी तो PCM लगाएंगे, ये भी PCM लगाएगा, ये भी PCM लगाएगा, ये भी PCM, पूरा ग्रुप PCM लगाएगा क्योंकि एक ही ग्रुप के पास शेयर है। ओनली ये, सिर्फ ये, तो ये कहां जाएंगे फिर? कहते हैं अदर वेंचरर PCM लगाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। KSJ लिमिटेड PCM लगाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। ये जो ओनली वर्ड है, ओनली, ये गलत है। क्यों? ये दोनों भी तो PCM लगाएंगे क्योंकि है तो उसी ग्रुप का हिस्सा, तो सब लोग PCM लगाएंगे। तो ये स्टेटमेंट है तो ठीक, लेकिन इनकम्प्लीट है, ये गलत हो गया। मुझे आगे चलने दो, क्या कहता है क्वेश्चन। Joint venture will be proportionately consolidated only by the venturer outside KSJ group। कहते KSJ ग्रुप PCM नहीं लगाएगा, दूसरा लगाएगा। क्यों दूसरा लगाएगा? सब लगाएंगे। तीसरा क्या कहते हैं, joint venture will be proportionately consolidated by all the 3 companies of KSJ only। अब ये कहता है अदर नहीं लगाएगा, सिर्फ KSJ ग्रुप लगाएगा, ये भी गलत बात है। सब लगाएंगे, सबके पास है 50-50। 50% मैंने KSJ ग्रुप को देना है, 50% अदर को देना है, बांट लो सब आपस में। चौथा आंसर करेक्ट होगा सर इसका, क्योंकि एक ही बचा हुआ है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे 4, पढ़ने तो दो। Joint venture will be proportionately consolidated by all the 3 companies in KSJ group, बिल्कुल ठीक है। To the extent of their own holding, बिल्कुल ठीक है। Other venturer outside KSJ, बिल्कुल ठीक है जी। ये तीनों भी करेंगे और अदर कंपनी भी करेगी, सब लोग PCM लगाएंगे क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है, जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी है, PCM लगेगा लगेगा। 5.4। तो क्वेश्चन का जो पहला हिस्सा था वो तो चेंज इन एसेट था, दूसरा हिस्सा है वो AS 27 का है, PCM पूछ लिया आपसे, तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, जो बनाएगा वो PCM लगाएगा, सीधी सी बात है। अच्छा, मैं क्वेश्चन में वापस आता हूँ। मैंने पॉइंट समझा दिया आपको, मैं आगे चलता हूँ, देखता हूँ जरा नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या होने वाला है। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या होने वाला है, वन ऑफ द KSJ ग्रुप ऑफ कंपनीज, ये जो KSJ है, जो ग्रुप है, इसमें ADK इज एंगेज्ड इन जनरेशन ऑफ पावर। मेरे पास एक ग्रुप है KSJ, इसमें एक कंपनी है ADK, क्या करता है ये? पावर बनाता है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, विच इज सप्लाइड टू वेरियस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स। बिजली बनाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को दे देते हैं, हरियाणा को जाती है, पंजाब को जाती है, दिल्ली को आती है, ठीक है। वन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द टैरिफ, रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड टैरिफ एग्रीमेंट, ये जो सरकार के साथ हमारे रेट तय हुए हैं, इज दैट इनकम टैक्स रिलेटिंग टू द पावर जनरेटिंग स्कीम्स
will be reimbursed by electricity boards on quarterly basis before the payment of advance tax। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स ने, मतलब हर सरकार ने, हर स्टेट गवर्नमेंट ने एडीकी को प्रॉमिस किया हुआ है कि जो भी तुम्हारा इनकम टैक्स बनता है हम तुम्हें रिम्बर्स कर देंगे, और क्वार्टरली बेसिस पे करेंगे, क्योंकि हर क्वार्टर में एडवांस टैक्स जमा कराना होता है। एडवांस टैक्स जमा कराने से पहले तुम्हें इनकम टैक्स वापस कर देंगे ताकि तुम्हें टैक्स की बर्डन ना उठानी पड़े। तो हम इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये तो एक तरह से ग्रांट हो गई, ग्रांट फॉर एक्सपेंसेस, और ग्रांट फॉर एक्सपेंसेस को तो हम इनकम में बुक करते हैं। सरकार से ग्रांट आएगी, मैं टैक्स दे दूंगा। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स कंपनी को ग्रांट के फॉर्म में इनकम टैक्स का पैसा दे रहे हैं, फिर वो इनकम टैक्स जमा करा, सरकार से पैसा आएगा, फिर मैं वो आगे सरकार को दे दूंगा। तो एक तरह से ये फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं कंपनी को। तो यहां पे आप पूछेंगे सर इनकम टैक्स पेड और इनकम टैक्स की ग्रांट को नेट ऑफ कर सकते हैं? नो, क्योंकि रिटर्न अगले साल फाइल होगी। तो जितना आपने टैक्स जमा कराना है वो एडवांस टैक्स के नाम से जमा होगा, और जो आपको सरकार से पैसे आएंगे ग्रांट के फॉर्म में वो आपकी अदर इनकम में जाएगा। ग्रांट की इनकम अदर इनकम में हम शो करते हैं। मुझे जरा एक एमसीक्यू पढ़ने दो, देखते बेटे इसमें एमसीक्यू में क्या पूछता हमसे। हाउ शुड द अबव मेंशन्ड ट्रांजैक्शन इन रिलेशन टू एडीके बी accounted for as per accounting standards notified under company's accounting standard rules? मैं अगर आपको नॉलेज के हिसाब से बताऊं तो देखने में लग रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 का क्वेश्चन है, लेकिन अगर मैं आपको लॉजिकली बताऊं तो ये शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में से पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं एक बार ऑप्शन पढ़ता हूं फिर देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है, ये जो रिम्बर्समेंट आ रही है टैक्स की, इसको आप रेवेन्यू मान के रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये जो रिम्बर्समेंट आ रही है इसको आप अदर इनकम शो कर सकते हैं, एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक अदर इनकम। जो रिम्बर्समेंट आ रही है आप इसको नेट ऑफ कर दो टैक्स एक्सपेंस से, जो आपका टैक्स बनता है और जो आपको ग्रांट आ रही है नेट ऑफ करके आप नेट एक्सपेंस दिखा दो। और चौथी ऑप्शन है रिम्बर्समेंट कैन बी नेट ऑफ, लो जी कहते रेट्स एंड टैक्सेस में आप इसको नेट ऑफ कर दो। 4 ऑप्शन दे दिए, कहते रेवेन्यू मान लो, अदर इनकम मान लो, इनकम टैक्स से सेट ऑफ कर लो, कोई रेट्स एंड टैक्सेस से सेट ऑफ कर लो। अब एक्चुअली क्या है, सीए इंटर लेवल पे ऐसे क्वेश्चन इनको पूछने नहीं चाहिए, है तो ये फाइनल की केस स्टडी। तो मैं आपको एक छोटा सा पीडीएफ दिखाता हूं जिससे आपका ये आंसर फ्रेम होगा। बिल्कुल नया एमसीक्यू पूछा इन्होंने, देखने में लग रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 का क्वेश्चन है ग्रांट का। ये हमारा शेड्यूल 3 का क्लास बुक का मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, यहाँ पे देखो, ये आपकी क्लास बुक में मॉड्यूल 1 में शेड्यूल 3 है। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है। मैं जब इसके एनेक्सर में गया जहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, तो मुझे यहाँ पे लिखा मिला रेवेन्यूज में क्या क्या आता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कंपनी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये लिखा हुआ है अदर देन फाइनेंस कंपनी, कोई बैंकिंग है, कोई एनबीएफसी है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, अदर देन बैंक, अदर देन एनबीएफसी की बात कर रहे हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या आता है, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज, ये मिला हमें ग्रांट्स और डोनेशन। तो पढ़ने से लगता है कि ग्रांट और डोनेशन आपका रेवेन्यू का पार्ट है, लेकिन ये पॉइंट रेलिवेंट है सिर्फ उन कंपनीज के लिए जो सेक्शन 8 में आती है। सेक्शन 8 में कौन सी कंपनीज आती है, चैरिटेबल, जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना है ही नहीं। तो जिन कंपनीज का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है तो उस पर टैक्स कैसे लगेगा, ये तो रिम्बर्समेंट ही टैक्स का दे रहे हैं, इसका मतलब टैक्स तो अप्लाई हो रहा है कंपनी के ऊपर, तो नॉन प्रॉफिट की कैटेगरी में तो आती नहीं है कंपनीज। अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज यहां कवर हो सकता है, ये अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज है, हम बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस करने की वजह से हमें ग्रांट मिल रही है तो हम इसको रेवेन्यू में शो कर सकते हैं। और जब मैंने इनका अदर इनकम का कॉलम चेक किया, ये इनका अदर इनकम है, अदर इनकम में इंटरेस्ट आ सकता है, डिविडेंड आ सकता है, नफा नुकसान आ सकता है इन्वेस्टमेंट्स को बेचने का, और कोई नॉन ऑपरेटिंग आइटम आ सकता है। तो ग्रांट को हम ऊपर ही दिखाएंगे अदर ऑपरेटिंग आइटम्स में, इसमें सेक्शन 8 वाली ग्रांट तो आती नहीं, लेकिन अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, तो हम इसका ऑप्शन ए चूज कर सकते हैं रेवेन्यूज।
हम बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं और उसकी वजह से हमारे पास पैसा आ रहा है, तो अदर इनकम में तो ये जा नहीं सकता, हम इसको अदर इनकम में तो शो कर नहीं सकते, तो इसका ऑप्शन 1 ही आएगा, इसका ऑप्शन 1 ही आएगा, इसको हम रेवेन्यू की तरह रिकॉर्ड करेंगे, बस ऑप्शन 1 हो गया। इतनी सी तो बात है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन इनको पूछने नहीं चाहिए यार, इतना गहराई में कौन उतरता है बताओ, इंटर का बच्चा है हमारा, बेसिक लेवल पे, ऑफिस गया नहीं, इतनी चीजें थोड़ा ना दिमाग में रहती है। चलो अगला एमसीक्यू देखते हैं, जरा अगला पैराग्राफ रीड करते हैं। मैं क्वेश्चन में वापस आता हूँ, एक और पैराग्राफ पढ़ता हूँ, क्या कहता है जी। रिमी लिमिटेड अनदर KSJ ग्रुप कंपनी, एक और कंपनी है इस ग्रुप में, is into shipping business and has an annual turnover of 1000 crores, 1000 करोड़ की टर्नओवर है। अच्छा, it is required by law to bring all the vessels into dry dock every 5 years for major overhaul। ये क्वेश्चन वैसे मैं CA फाइनल में पढ़ाता हूँ, इंड AS 16 में, इंड AS 16 में पढ़ाता हूँ PPE में। ओवरहॉल क्या है? रिपेयर है। इनके पास शिप्स हैं, शिपिंग कंपनी है, समंदर में जहाज रहते हैं, और अगर उसकी ओवरऑलिंग नहीं कराएंगे डूब जाएगा जहाज। हर 5 साल में ओवरऑलिंग होती है, तो यहां पे लगेगा कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन। शिप की लाइफ अलग होगी, ओवरहॉल की लाइफ अलग होगी, मुझे पढ़ने दो। दिस कॉस्ट इज इनकर्ड टू गेट द वेसल बैक टू इट्स सी वर्दी कंडीशन। 5 साल में ओवरऑलिंग कराएंगे, फिर दोबारा वो समुद्र में चलने लायक हो जाएगा। अ वेसल कॉस्ट 20 करोड़ रुपीज विद अ यूजफुल लाइफ ऑफ 20 ईयर्स। एक शिप 20 करोड़ का है और लाइफ है 20 साल, लेकिन इसकी जो मेजर हॉलिंग है वो हर 5 साल में होगी, और इसमें ओवरहॉलिंग की कॉस्ट बता रहे हैं 5 करोड़, जो फर्स्ट ओवरहॉलिंग है। तो जब आप कोई चीज नई खरीद के लाते हो तभी थोड़ा ना रिपेयर होती है, जब हम कोई चीज नई खरीद के लाते हैं तो पहली ओवरहॉलिंग उसमें इंक्लूडेड होती है आपकी। मैं नई गाड़ी खरीद के लाता हूं, 1 साल की सर्विस फ्री है जी, उसमें इंक्लूड है। तो होगा क्या, 20 करोड़ है, इसके 2 टुकड़े करो, 15 करोड़ 5 करोड़, ये तो शिप की कॉस्ट हो गई, ये ओवरऑल की कॉस्ट हो गई। नए शिप में 5 करोड़ की ओवरऑलिंग इंक्लूडेड होगी आपकी, क्योंकि नई चीज की थोड़ा नाम रिपेयर कराते हैं, तो कंपनी ने पहले आपसे पैसे ले लिए होंगे। इसको मैं डिवाइड करूंगा 20 ईयर से, और इसको डिवाइड करूंगा मैं 5 ईयर से, ये डेप्रिसिएशन आएगा 0.75 और ये डेप्रिसिएशन आएगा 1, तो 1.75। कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन लगवा रहा है आपसे, कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन, ये कराया हुआ कॉन्सेप्ट है AS 10 में, आपको मैंने एक पार्ट 8 दिया हुआ है, उसमें कराया था स्टडी मैट से। तो ये देखो, ये आपसे अभी डेप्रिसिएशन पूछेगा, सॉरी ये रहा। व्हाट शुड बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रिमी इन रिस्पेक्ट ऑफ PPE। कहते फर्स्ट ईयर में बताना जरा क्या ट्रीटमेंट होगा, तो फर्स्ट ईयर में तो डेप्रिसिएशन लगना है, ओवरहॉलिंग तो 5 साल बाद आनी है। तो ये रहा, डेप्रिसिएशन ऑफ 1.75 वुड बी चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये रहा जी 0.4। अच्छा, ओवरऑलिंग कॉस्ट है जी 5 करोड़ की और डेप्रिसिएशन है 1 करोड़ का, कहते इसको P&L में ऐसे थोड़ा ना होता है। अगर आपकी ओवरहॉलिंग 5 साल तक चलेगी तो 5 करोड़ रुपए का 1 करोड़ तो डेप्रिसिएशन ये बनेगा, 15 करोड़ का 20 साल के हिसाब से 0.75 का डेप्रिसिएशन, तो टोटल 1.75 बनेगा। ये फालतू की बातें कर रखी हैं, 2 करोड़ का डेप्रिसिएशन निकाल लो जी, 5 करोड़ का, और ये प्रॉफिट एंड लॉस में डाल, अरे बेकार की बातें। कहता 5 का 5 P&L में डाल दो और ऊपर से 75 का और डेप्रिसिएशन, ऐसे होता है। ये रहा आंसर, कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन लगना है, काम खत्म करो। ऑप्शन 4 है इसकी। एक पार्ट रह गया, वो भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन तो सिंपली क्लासिफिकेशन का, ये जॉइंट वेंचर का, ये ग्रांट का, और ये AS 10 का PPE का। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा AS 28 इम्पेयरमेंट का, रिवर्सल मांगेगा आपसे। देखते हैं आगे क्या कहता है क्वेश्चन।
मुझे एक बार बोर्ड क्लीन करने दो। इतना बड़ा केस स्टडी बेटे फाइनल लेवल का इन्होंने बना के दे दिया, अपनी समझ से बाहर है। चलो कोई बात नहीं। इन दी प्रीवियस ईयर, पिछले साल में, प्रीवियस ईयर रिमी लिमिटेड हैड इम्पेयर्ड वन ऑफ इट्स सीजीयू फॉर 100 करोड़। 100 करोड़ का इम्पेयरमेंट लॉस इनको किसी सीजीयू में आया था। 50 करोड़ इन्होंने गुडविल में एलोकेट कर दिया था। तो जो गुडविल में एलोकेट किया वो तो उड़ गया, गुडविल तो रिवर्स हो नहीं सकती। जो बाकी का 50 करोड़ है वो एसेट्स पे होगा। द बैलेंस एलोकेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी एंड टेक्निकल नाउ हाउ 26 और 24। सीजीयू 3 हिस्से हैं इसके, एक है गुडविल, एक है प्लांट एंड मशीनरी और एक है इंटेंजिबल। 50 करोड़ ये गया, 26 करोड़ का ये गया और 24 करोड़ का ये गया। ये एलोकेशन है 100 करोड़ का। तो ये दोनों रिवर्स हो सकते हैं। और मैंने रिवर्स करने की कंडीशन आपको क्लास में बताई थी कि इंपेयरमेंट को, लॉस को रिवर्स करना हो तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट दैट वुड हैव बीन देयर इफ नो इंपेयरमेंट हैज टेकन इन द पास्ट। अगर पास्ट में कभी इंपेयरमेंट नहीं हुआ तो कैरिंग अमाउंट कितनी होगी, वहां तक आप वापस जा सकते हो। अच्छा, अगले पेज पे आ गया। रिकवरेबल अमाउंट वाज नॉट मेजरेबल, ठीक है। कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ करंट ईयर आफ्टर इंपेयरमेंट 100 करोड़। 100 करोड़ का इंपेयरमेंट चार्ज करने के बाद, 100 करोड़ का इंपेयरमेंट चार्ज करने के बाद और करंट ईयर के एंड में आपको कैरिंग अमाउंट बता रहा है 427 और 383। नहीं समझे, बताता हूं। एक कॉलम बनाया मैंने प्लांट का, एक कॉलम बनाया इंटेंजिबल का। आपको कैरिंग अमाउंट बता रहा है 427 और ये बता रहा है 383। ये कैरिंग अमाउंट है। और मुझे क्वेश्चन आगे कहता है, हैड देयर बीन नो इम्पेयरमेंट इन द प्रीवियस ईयर। अगर पिछले साल इम्पेयरमेंट नहीं किया होता तो ये जो कैरिंग अमाउंट है ये 450 और 405 होती। नॉर्मल कैरिंग अमाउंट 450 और ये 405। पास्ट में अगर इंपेयरमेंट नहीं हुआ होता तो नॉर्मल कैरिंग अमाउंट आपकी बुक्स में ये होती। तो मुझे बताओ रिवर्सल कितना अलाउड है? 450 तक मैं रिवर्स कर सकता हूं, तो ये 23 रिवर्स हो सकता है। यहाँ पे 17 और 5 22 रिवर्स हो सकता है। टोटल 45 रिवर्स हो सकता है। करना क्या है, आज की कैरिंग अमाउंट को नॉर्मल कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करना है। दैट वुड हैव बीन देयर इफ नो इंपेयरमेंट हैज टेकन इन द पास्ट। कंपेयर करके आप रिवर्सल निकाल लो यार। 45 करोड़ का रिवर्सल है। ये रहा 5वां क्वेश्चन, ये रहा। मुझसे पूछेगा बताना जी कितना रिवर्सल करोगे आप। कहते हैं जी नो एडजस्टमेंट वुड बी रिक्वायर्ड, गलत बात है। रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस P&L में क्रेडिट कर दो 100 करोड़ का, गलत बात है। गुडविल रिवर्स हो नहीं सकती, 45 करोड़ आपका रिवर्स हो सकता है। रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस शुड बी टेकन टू P&L, 45 करोड़ आ रहा है आंसर थर्ड। अभी डिफरेंस आपको दो कैरिंग अमाउंट का चेक कराया, 45 करोड़ आ गया। रिवर्सल कहते हैं जी 50 करोड़ का ना, गलत बात है। थर्ड आंसर है इसका। तो मैंने पांचों क्वेश्चन आपको चेक कराए। 3 4 1 4 3। हम आगे जी अगले केस स्टडी में। अगली केस स्टडी है बेटे बायबैक पे। बायबैक बिल्कुल आसान है, ये कोई ज्यादा इसमें हार्ड वाली बात नहीं है। लो जी थर्ड केस बायबैक का है। कंपनी, a listed company with equity share capital 6,000 lakh, 6,000 lakhs, okay, and free reserves of 10,000 lakhs as per the latest balance sheet. रिजर्व एंड सरप्लस 10,000 lakhs, तो ये फ्री है, ओके। तो टोटल कितना बन गया 16,000। मैक्सिमम बायबैक इसका 25% आपको अलाउड है, तो 25% कितना बनता है 4,000। कंपनी ने प्रपोज किया है 20% ऑफ इट्स कैपिटल का एट 40 पर शेयर।
इसका 20% कितना बनता है 1200, 10 रुपए की फेस वैल्यू 40, 4800 देने हैं, तो 1200 और 3600 ये फेस वैल्यू है, ये प्रीमियम है। ये तो हो गया इनका एक्चुअल। कंपनी सिर्फ 20% बायबैक करना चाहती है कैपिटल का, 6000 लाख का 20% बनता है 1200, 10 रुपए के देने हैं 40 रुपए, 4 गुना बनता है 4800, 3600 का प्रीमियम देना है, तो आपका विड्रॉल 4800 है। मेरे पास है कितने 16000, 16000 का 25% कितना 4000। ये मैक्सिमम अलाउड है आपका। ईएससी और फ्री रिजर्व का 25% आपको अलाउड है। अगर मैं इसको 40 से डिवाइड करता हूं तो मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक आ जाएगा। कंडीशन तो टेस्ट करनी पड़ेगी ना। अच्छा, चलें आगे। हमसे पूछेगा जी मैक्सिमम पॉसिबल बताओ, तो मैं बोलूंगा जी 16000 है, इसका 25% 4000 बनता है, ये मैक्सिमम पॉसिबल है। इस टेस्ट को क्या नाम देते थे हम, रिसोर्स टेस्ट। अच्छा, एक होता था हमारे पास 6000 का 25% 1500, इसको क्या बोलते थे, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। कैपिटल का भी 25% देख लेते हैं, कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का भी 25% देख लेते हैं। एक होता है डेट इक्विटी रेशियो, तो फिर विच एवर इज लोअर जो आता है वो आपका अलाउड होता है, विच एवर इज लोअर। ये कुछ भी कहते हैं, विच एवर इज लोअर निकाल लेते हैं 1, 2 और 3 में से। अच्छा, देखते हैं ना क्या कहता है क्वेश्चन। अच्छा, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज बायबैक, आर्टिकल ने परमिशन दे दी है। बोर्ड पास द रेजोल्यूशन मार्च टू प्रोसीड, बोर्ड ने एक रेजोल्यूशन पास। बोर्ड कैसे रेजोल्यूशन पास कर सकता है, अगर कोई बायबैक 10% तक है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका बायबैक 10% से ऊपर है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। गलत काम कर रहे हैं तो बोर्ड का रेजोल्यूशन कैसे पास हो गया। टू फंड दिस कंपनी डिसाइडेड टू सेल इन्वेस्टमेंट वर्थ 5000 लाख विच हैव अ बुक वैल्यू ऑफ 6000 लाख। ये कहते हैं जब हमें पैसे की जरूरत होगी तो हम 6000 रुपए के इन्वेस्टमेंट 5000 रुपए में बेच देंगे, तो 1000 रुपए का लॉस हो जाएगा, तो जो लॉस ऑन सेल आएगा वो P&L में चला जाएगा, कोई एंट्रीज वेंट्रीज तो मांगेगा नहीं, एमसीक्यू का क्वेश्चन है ये। तो जब हम इन्वेस्टमेंट बेचते हैं तो कैश के अरेंजमेंट के लिए बेचते हैं। इट हैज एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स ऑफ 9500, आपको लोन बता रहा है ये। अगर 9500 का लोन है तो अगर आप इक्विटी निकालो तो 4750 की इक्विटी बचनी चाहिए। मेरे पास 9500 का लोन है, डेट इक्विटी के हिसाब से इक्विटी आधी होनी चाहिए मेरे पास मिनिमम। मैं अपनी इक्विटी का डबल लोन रख सकता हूं, तो आधी इक्विटी 4750 आफ्टर बायबैक। मेरे पास 16000 की इक्विटी पड़ी है, कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। मैं इसमें से मान लो 4800 निकाल भी लेता हूं तो भी मेरे पास इनफ पड़े हैं, इनफ फंड्स हैं। तो क्या बायबैक के बाद डेट इक्विटी रेशियो मेंटेन हो रही है, हो रही है जी, बथेरा पैसा पड़ा है अपने पास, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं तो 4800 निकालने की बात कर रहा हूं, मेरे को मेंटेन करने हैं 4750, तो क्या डेट इक्विटी आफ्टर बायबैक मेंटेन हो जाएगी, हो जाएगी, क्या टेंशन वाली बात है। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन कहता क्या है, पूछ तो लो। कंपनी हैज नॉट मेड एनी डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ लोन, डिबेंचर, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, दिस। हमें कहानी सुना यार, छोड़ो, सीधा एमसीक्यू पे आओ। कैन कंपनी प्रोसीड विद बायबैक बेस्ड सोनली ऑन बोर्ड रेजोल्यूशन, आंसर इज नो, क्योंकि 10% से ऊपर बायबैक हो रहा है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, बोर्ड के रेजोल्यूशन से काम नहीं चलेगा। यस नो गलत है, नो ये देखना पड़ेगा, नो ये भी देखना पड़ेगा, ये दो आंसर तो वैसे ही कट गए, यस यस वाले। इट मस्ट ऑलवेज बी स्पेशल रेजोल्यूशन इन जीएम, ये करेक्ट है सर, ये करेक्ट है। नहीं करेक्ट कैसे है,
इट मस्ट ऑलवेज, ऑलवेज नहीं नहीं नहीं, ये भी गलत है। अगर आपका बायबैक 10% तक है तो बोर्ड के रेजोल्यूशन से काम चलता है, 10% से ऊपर है तो स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। तो हमेशा तो स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं चाहिए, ऑलवेज वर्ड गलत हो गया, ना 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 ना। ये क्या कहता है, नो, बिकॉज 20% बायबैक एक्सीड्स द 10% लिमिट अलाउड फॉर बोर्ड रेजोल्यूशन। हाँ ये ठीक है, ये क्योंकि आपका बायबैक 20% से ऊपर जा रहा है, 10% की लिमिट को एक्सीड, ये करेक्ट है, ये लो, ये करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, 3। ये देखो ना बेटे, सिंपल सी बात है, देखो मेरी बात सुनो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको करवाया हुआ है, 20% बायबैक प्रपोज हुआ है, कहते बोर्ड के रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा, कहते यस, गलत हो गया ना, ये यस वाले तो 2 कट गए, अब रह गए नो नो वाले। एक में कह रहा जी हमेशा आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर, हमेशा नहीं पास कराना, 10% तक बोर्ड अलाउड है, तो इसका आंसर सी बनेगा, ये रहा सी। अच्छा फिर क्या कहते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक, परमिसिबल, परमिसिबल कौन सा टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट। तो रिसोर्स टेस्ट क्या होता है, ईएससी प्लस फ्री रिजर्व, इसका 25%, तो ये 16,000 है, इसका 25% 4,000, ढूंढो ऑप्शन में, ये रहा 1। अच्छा एक और क्वेश्चन है, आफ्टर कंप्लीटिंग द बायबैक, बायबैक होने के बाद क्या कंपनी डेट इक्विटी रेशियो सेटिस्फाई कर लेगी, यस, बिकॉज टोटल डेट 2:1, बिल्कुल ठीक है जी, ये वाला आंसर आएगा इसका। वो मैंने आपको चेक करा ही दिया, डेट है 9500 का, इक्विटी रखनी है 4750, पड़ी है 16,000, निकाल लो पैसे, तब भी डेट इक्विटी काफी उसमें मेंटेन्ड है आपका 1। तो पहले का आंसर है 311, 311, इसमें हमारा कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, 311, हाँ जी कोई झगड़ा नहीं है हमारा, हमारा झगड़ा होता नहीं, बस कभी कभार एक आधे एमसीक्यू में इधर उधर कर देते हैं लोग। अच्छा चौथे में आओ, ये क्वेश्चन आपने किया हुआ है पहले, ये नया क्वेश्चन नहीं है। इन दी बुक्स ऑफ जी क्लोजिंग स्टॉक इनके पास पड़ा है 10,40,000 का फीफो के हिसाब से, 1040 का क्लोजिंग स्टॉक है फीफो के हिसाब से, फीफो। कंपनी डिसाइड करती है जी फीफो से वेटेड एवरेज में जाएंगे, जब ये फीफो से वेटेड एवरेज में जाएंगे मेरे भाई, तो ये चेंज इन पॉलिसी है, और चेंज इन पॉलिसी का फुल डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट के साथ, नोट देने से काम नहीं चलता, चेंज इन पॉलिसी को रेट्रोस्पेक्टिवली बेसिस पे फुल डिस्क्लोजर के साथ देना पड़ता है, आप पॉलिसी चेंज कर रहे हैं। फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, फीफो से जा रहे हैं वेटेड एवरेज में, ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज, अब इनकी जो इन्वेंट्री है वो 880 की आ रही है, ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक 880 का रिपोर्ट कर देंगे। फीफो के हिसाब से बताओ कितना था, 1040, वेटेड एवरेज के हिसाब से 880, कितना डिक्लाइन आ गया, 160, तो आपका प्रॉफिट गिरेगा, क्लोजिंग स्टॉक गिरेगा तो प्रॉफिट गिरेगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक एक तरह से ट्रेडिंग अकाउंट में इनकम का काम करता है, बाय क्लोजिंग स्टॉक। आपका सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आप क्लोजिंग स्टॉक की अगर वैल्यू गिराओगे तो माइनस करने वाला आइटम गिरेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी प्रॉफिट गिर जाएगा, 160 से प्रॉफिट गिरेगा। तो चेंज इन पॉलिसी है फुल डिस्क्लोजर दो, क्लोजिंग स्टॉक 880 का दिखाओ और प्रॉफिट 160 से कम करो। एनआरवी, एनआरवी बता रहे हैं जी 12 लाख, अरे भाई साहब एनआरवी तो बहुत ज्यादा है, इसको इग्नोर करो, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अगर मैं फीफो के हिसाब से भी चलता तब भी एनआरवी ज्यादा है, वेटेड एवरेज है तो भी एनआरवी ज्यादा है, तो बेकार है, एनआरवी तो देखते नहीं हम, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर देखना होता है, एनआरवी इज टू मच हायर, इग्नोर करो। बताओ क्या कहते हैं, द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री विल बी 880, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है 880 आएगी। द फैक्ट दैट वैल्यूएशन मेथड हैज चेंज्ड टू बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ना वैल्यूएशन मेथड चेंज नहीं हो रहा, पॉलिसी चेंज हो रही है, फुल डिस्क्लोजर दो,
फुल डिस्क्लोजर। नो, बस इतना फैक्ट बताने से काम नहीं चलेगा कि हमने मेथड चेंज कर लिया ना, गलत बात है। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विल बी 12 लाख, 12 लाख ये तो वैसे ही गलत हो गए। एनआरवी बहुत ज्यादा है, एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस हाई वैल्यू ले नहीं सकते, दो तो वैसे ही कट गए। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 880 ये ठीक है। फुल डिस्क्लोजर विद द अमाउंट वैल्यूएशन मेथड हैज चेंज, अब ठीक है, ये करेक्ट आंसर। फुल डिस्क्लोजर फोर्थ, इसका आंसर है 4। ये रहा जी 4 इसका आंसर। लो जी करेक्ट है बिल्कुल। नेक्स्ट में आते हैं, क्या कहते हैं जी नेक्स्ट में, ये रहा 5वां क्वेश्चन, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। एक कंपनी के पास बैलेंस है 1715 का लोन अकाउंट में, कोई स्टेट कॉर्पोरेशन से हमने लोन लिया था और इसमें इंक्लूड है 1/15 का इंटरेस्ट। 17,15,000 रुपए दिख रहे हैं, इसके दो हिस्से हैं, 16 लाख रुपए लोन के और 1,15,000 रुपए इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। मुझसे पूछो कि बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा, तो इसको तो मैं बोरोइंग्स में दिखाऊंगा और इसको मैं अदर करंट लायबिलिटीज में दिखाऊंगा, क्योंकि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो अदर करंट लायबिलिटीज में आते हैं। एक ही अकाउंट में थोड़ा ना दिखा सकते हैं कि लोन और ब्याज को जोड़ा इकट्ठा ही दिखा दिया है, गलत बात है। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो अदर करंट लायबिलिटी में शो करो और लोन को बोरिंग्स में दिखाओ। क्या कहता है, 16 लाख रुपए सिक्योर्ड लोन अंडर लॉन्ग टर्म बोरिंग, गलत है। 1/15 कहाँ गया, 1/15 की बात ही नहीं कर रहा, इनकम्प्लीट है ये। 16 लाख रुपए को लोन में दिखा दो और 15 लाख को शॉर्ट टर्म बोरिंग में दिखा दो। अरे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, शॉर्ट टर्म बोरिंग में थोड़ा ना जाएगा भाई, कैसी बातें कर रहे हो। 16 लाख रुपए को लोन में दिखा दो और 1,15,000 रुपए को अदर करंट लायबिलिटीज में, ये आंसर सही है, थर्ड आएगा इसका आंसर। एक और पढ़ लेते हैं, 16 लाख रुपए को लोन में दिखा दो और 1/15 को भूल जाओ, कोई डिस्क्लोजर। अरे सामने वाला ब्याज कैसे छोड़ेगा आपको, कहते कोई डिस्क्लोजर नहीं करना, गलत बात। इसका ऑप्शन है सी, ये देखो सी इसका ऑप्शन है। ये दोनों क्वेश्चन आपने पढ़े हुए हैं, पहले हमने किए हुए हैं, पुराने आरटीपी एमटीपी में। इसमें बेटे सिर्फ एक ही केस बढ़िया था 2 वाला, ये आप रिवाइज कर लेना, बाकी सब तो सिंपल है। चलो मैं चलता हूं आगे, मैं डिस्क्रिप्टिव में आ गया बेटे, और डिस्क्रिप्टिव में ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 का है, ग्रांट का क्वेश्चन है। मैं चाहूँ तो होमवर्क में दे सकता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ, 5 मिनट लगेंगे। आओ जी। ऑन 1 अप्रैल 23, 1/4/2023, 1 अप्रैल 23, कंपनी परचेज्ड अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर 60 lakhs। कंपनी ने एक प्लांट खरीदा है 60 लाख रुपए का, प्लांट 60 लाख रुपए का प्लांट खरीदा है सर, ये मेरी कॉस्ट है, ठीक है। Which has an estimated useful life of 10 years। इसकी लाइफ है 10 years, बहुत बढ़िया जी, 10 साल की लाइफ है। साल्वेज वैल्यू है 10 लाख रुपए, बहुत बढ़िया जी, मैं लिख लेता हूं, साल्वेज वैल्यू है 10 लाख रुपए। ऑन परचेज ऑफ प्लांट, ग्रांट ऑफ 20 lakhs वाज रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। 20 लाख की ग्रांट आ गई, लो जी मैंने 20 लाख की ग्रांट यहां से लेस कर दी, तो मेरी नेट कॉस्ट पड़ती है 40 लाख की। अगर मुझसे पूछेंगे डेप्रिसिएशन कितना, तो मैं बोलूँगा 40 माइनस करूँगा 10 साल्वेज वैल्यू के, डिवाइड कर दूंगा 10 ईयर से, तो मेरा 1 साल का डेप्रिसिएशन 3 लाख रुपए बनता है। और इस मेथड को हम क्या कहते हैं, एसेट रिडक्शन मेथड। 60 लाख की एसेट है, 20 लाख की ग्रांट है, 40 लाख की एसेट पड़ती है आपको, तो डेप्रिसिएशन लगाना, डेप्रिसिएशन तो 30 पे लगेगा क्योंकि 40 खर्च किया, 10 वापिस आ जाएगा साल्वेज वैल्यू में, 30 को डेप्रिशिएट कर लो, 3 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन हो गया आपका। ये कौन सा मेथड है, एसेट रिडक्शन मेथड। अच्छा अगर ये मेथड आपका डेफर्ड वाला होता तो क्या करते, डेफर्ड वाला होता तो मैं यहां से लेस नहीं करता,
अगर मैं डेफर्ड मेथड को फॉलो करता तो मैं यहीं पे डेप्रिसिएशन निकाल देता, 60 लाख माइनस 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो फिर मेरा डेप्रिसिएशन 5 लाख होता। एसेट रिडक्शन में डेप्रिसिएशन 3 लाख आएगा, डेफर्ड वाले मेथड में डेप्रिसिएशन 5 आएगा, और ग्रांट को अमोर्टाइज करेंगे। 20 लाख की ग्रांट है जी, इसको भी 10 से डिवाइड करेंगे, और ये 2 लाख रुपए P&L में क्रेडिट होंगे, ये P&L में डेबिट होंगे। 5 लाख का डेप्रिसिएशन, 2 लाख की ग्रांट, आना 3 लाख की है नेट ऑफ होके। सब कुछ तो आपको आता है, कोई नई चीज थोड़ा ना बता रहा हूँ। कितने क्वेश्चन किए हमने। अच्छा ये देखो ना, इफ द ग्रांट अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ प्लांट, क्या पूछना चाहते हैं, कहता आप हमें कैलकुलेट करके दो डेप्रिसिएशन, और वो भी 24-25 का, करंट ईयर का। इन दी फॉलोइंग केसेस, एसेट कब खरीदिए, 1/4/23 को, तो करंट ईयर क्या बनता है 23-24, और नेक्स्ट ईयर क्या बनता है 24-25, तो डेप्रिसिएशन आपसे अगले साल का मांग रहा है, तो भी तो आंसर सेम ही रहेगा। SLM लगाना है, डेप्रिसिएशन बदलता थोड़ा ना है। 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख, तरीका तो यही रहेगा। तो ये करंट ईयर है, ये नेक्स्ट ईयर है आपका। तो पहले का डेप्रिसिएशन यहाँ पे हमने कितना निकाला था 3 लाख, इसका डेप्रिसिएशन कितना आया था 5 लाख। यहाँ पढ़ो जरा क्या कहता है क्वेश्चन, थर्ड पार्ट में। इफ द ग्रांट अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ प्लांट, अगर आप फॉलो करते हैं एसेट रिडक्शन मेथड, ठीक है, बट एट द एंड ऑफ 24-25 ग्रांट इज रिफंडेड टू द एक्सटेंट ऑफ 4, अगर आपने 4 लाख की ग्रांट वापस कर दी, तो फिर बताओ कि डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा। अच्छा मैं फर्स्ट ईयर में खड़ा हूं अभी, मेरी कॉस्ट है 60 लाख रुपए की, मेरी ग्रांट है 20 लाख रुपए की, क्योंकि एसेट रिडक्शन लगाना है, मेरी नेट कॉस्ट आ गई है 40 लाख रुपए की, डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का 3 लाख रुपए आएगा, तो ये आ जाएगा 37 लाख, कैरिंग अमाउंट आ गई। ठीक है, नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आ गया मैं, रिफंड को ऐड बैक करो, रिफंड ऑफ ग्रांट 4 लाख रुपए, तो ये रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आ गई है 41 लाख रुपए। रिफंड करेंगे तो ऐड बैक करेंगे, डेप्रिसिएशन, तो मैं 41 लाख रुपए लूंगा, माइनस करूंगा 10 लाख की सालवेज वैल्यू, डिवाइड कर दूंगा 9 ईयर से। फर्स्ट ईयर में खड़ा हूं तो लाइफ 10 साल है, सेकंड ईयर में खड़ा हूं तो लाइफ 9 साल है, तो 31 लाख को डिवाइड करो 9 से, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा 3,44,444 रुपए। पहले साल का डेप्रिसिएशन लेस किया, कैरिंग अमाउंट आई, रिफंड ऐड कर दिया, रिफंड ऐड होती ही कैरिंग अमाउंट रिवाइज हो गई, डेप्रिसिएशन लगा दिया। सालवेज वैल्यू हमेशा लेस करके चलते हैं जब भी डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो पहले का आंसर क्या था 3, दूसरे का आंसर क्या है 5, और तीसरे का आंसर क्या है, ये लो जी, ये लो जी। फिर क्वेश्चन आगे क्या कहते हैं, इफ ग्रांट इज ट्रीटेड एज प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, तो फिर तो कैपिटल रिजर्व में जाएगी, फिर क्या दिक्कत है, फिर हम ग्रांट को कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की ग्रांट कैपिटल रिजर्व में जाती है। ये देखो पहले क्वेश्चन का आंसर 3 लाख 5 लाख, ये देखो ये पहला पार्ट है 3 लाख आ गया, दूसरा पार्ट है 5 लाख आ गया, तीसरा पार्ट है 3,44,444 आएगा। ये रहा 3,04,44। अब आप देख सकते हैं आंसर सारे बने हुए हैं। जब ग्रांट को प्रमोटर कंट्रीब्यूशन मानोगे तो फिर एसेट से लेना देना है नहीं, जब एसेट से लेना देना नहीं है क्योंकि ग्रांट तो कैपिटल रिजर्व में जाएगी, तो आपका डेप्रिसिएशन 5 लाख का 5 लाख ही रहेगा, कलेश ही कोई नहीं है। 60 लाख की एसेट है, 10 लाख की सालवेज वैल्यू है, तो 5-5 लाख का डेप्रिसिएशन लगता रहेगा। अगर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की ग्रांट है फिर एसेट में से माइनस नहीं करेंगे, डेप्रिसिएशन चेंज नहीं होगा, 5 का 5 चलता रहेगा। ये रहा, अगर ग्रांट को प्रमोटर कंट्रीब्यूशन मानना है तो डेप्रिसिएशन नॉर्मल निकालेंगे हम,
एसेट से कोई लेने देना है ही नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। अच्छा, ये बेटे 1 का बी पार्ट ये मुझे नहीं कराना, ये हमारी क्लास बुक का ही क्वेश्चन है, मैंने नोट किया हुआ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 रिलेटेड पार्टी का क्वेश्चन है बेटे ये, क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 35 आप देख सकते हैं, पेज नंबर 106 है, मॉड्यूल नंबर 2 है। चलो जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये नहीं मुझे कराना, ये अमेलगामेशन का है। स्टार लिमिटेड मून लिमिटेड वाला क्वेश्चन कराया था, क्लास बुक में जाओ, ये क्वेश्चन नंबर है 11। आपको मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए थे अमेलगामेशंस के, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 11 है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 11 है। पेज नंबर है क्या? हाँ जी, पेज नंबर है 554, मॉड्यूल नंबर है 1। चलो आगे चलते हैं। ये कंसोलिडेशन है जी, ये तो कंसोलिडेटेड पी एंड एल बनाना है, इसमें AS 21 का क्वेश्चन है, क्लास बुक में है अपनी। क्वेश्चन नंबर 43 है क्लास बुक का, पेज नंबर 185 है, मॉड्यूल नंबर 2 है। ये जो मैं रेफरेंस दे रहा हूँ ये क्लास बुक के क्वेश्चन है आपके। फिर आ गई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ये किस चीज का है? ये है कैश फ्लो का। ये क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ बेटे, हमने जो क्लास में क्वेश्चंस किए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपके सेम है, कुछ भी नया नहीं है, और मुझे 15-20 मिनट लगेंगे, मैं करा देता हूँ बेटे। मैं एक बार रफ में फॉर्मेट बनाता हूँ, मेरा पर्पज है सिर्फ क्वेश्चन समझाना। प्रेजेंटेशन क्लास में आपको मैंने सिखा रखी है, प्रेजेंटेशन पेपर में वही देना जो क्लास में की थी हमने। यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव है सिर्फ क्वेश्चन टैली करके देना और पॉइंट्स को डिस्कस करना। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ओपनिंग बैलेंस इसमें ऐड करेंगे, क्लोजिंग से टैली करेंगे, वर्किंग नोट बनाते चलेंगे। आओ जी, और एक बात सारे बच्चों को पता है कि हम कैश फ्लो के क्वेश्चंस को एडिशनल इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। जितने पॉइंट्स एडिशनल में आएंगे उनके वर्किंग नोट्स बना लेते हैं, जो रह जाते हैं उसको बैलेंस शीट से देख लेते हैं। तो मैं आ गया इनके फर्स्ट पॉइंट में, ये रहा फर्स्ट पॉइंट। 1 अप्रैल 24 वन ऑफ द व्हीकल्स वर सोल्ड फॉर 7500, 7,500 रुपए का व्हीकल बेचा इन्होंने, व्हीकल अकाउंट बनेगा। नो न्यू परचेजेस वर मेड ड्यूरिंग द ईयर, इन्होंने कोई नई परचेज नहीं करी, तो परचेज खत्म हो गई, सेल की बात हो रही है। अब मुझे ये नहीं पता कि इसकी कॉस्ट कितनी है, नफा नुकसान कितना हुआ, अभी पता लग जाएगा। बस एक डेप्रिसिएशन पे नजर मार लो, डेप्रिसिएशन कितना है व्हीकल्स का? 5500 रुपए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा। बताओ जरा इसका ओपनिंग क्लोजिंग कितना है? ओपनिंग है 70,000, क्लोजिंग है 55,000। लो जी आओ, फर्स्ट वर्किंग नोट। बस आप देखते चलो, आपको नोटिंग करने की जरूरत नहीं, पता नहीं कितने क्वेश्चन कर रखे हैं आपने। ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये बैंक है 7,500 का। पहले मुझे डेप्रिसिएशन लिखना चाहिए, डेप्रिसिएशन है 5500 का, बैंक है 7,500 का, तो लॉस ऑन सेल जो P&L में गया होगा वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा अपने आप। लगाओ टोटल 70,000, 70,000, 12 और 1 13, 13, 2,000 रुपये। लो जी, परचेज तो हुई नहीं। डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, ऑपरेटिंग में ऐड बैक करेंगे, लॉस ऐड बैक करेंगे, सेल इन्वेस्टिंग में जाएगी,
ये लो कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहाँ लिखूंगा मैं सेल ऑफ व्हीकल्स 7,500 रुपये, यहाँ लिखूंगा मैं चेंजेस इन P&L, क्योंकि नेट प्रॉफिट मिसिंग है इसमें, डिविडेंड्स करंट ईयर के, ये आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट। फिर इसमें ऐड बैक करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, अब लिखेंगे इसमें नॉन कैश आइटम्स में डेप्रिसिएशन ऑन, प्रेजेंटेशन आपको पता है बेटे प्रेजेंटेशन कैसे करना है, और लॉस ऑन सेल वर्किंग नोट 1, मैं प्रेजेंटेशन पे ध्यान दे ही नहीं रहा, मैंने तो पॉइंट्स कराने हैं आपको, कैश फ्लो मैच करके देनी है, प्रेजेंटेशन आपको आता है। पहला पॉइंट हो गया, क्वेश्चन में आओ। अ पार्ट ऑफ टोटल लैंड वाज सोल्ड फॉर, मुझे बताओ कितने की कॉस्ट है, 2.5 लाख की, और सेलिंग प्राइस क्या है 3,12,500, प्रॉफिट कितना हुआ 62,500, अच्छा। द बैलेंस लैंड वाज रीवैल्यूड, बाकी की लैंड को रीवैल्यू कर दिया, खरीदा नहीं है रीवैल्यू किया है। कैपिटल रिजर्व कंसिस्ट ऑफ प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ बैलेंस लैंड, जो भी प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन आया उसको कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। ये बात क्लास में डिस्कस हुई थी कि अगर कोई इनकम या एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं गया तो वो कैश फ्लो में नहीं आता। कैपिटल रिजर्व एक सेपरेट रिजर्व है, बाहर की बारी आपको दिख जाएगा। कोई भी नई परचेज नहीं हुई, कोई बात नहीं, ऊपर चलो। मुझे बताओ लैंड का ओपनिंग क्लोजिंग कितना है, यही बना दूं आपको सेकंड वर्किंग नोट, यही देख लो आप। हमने कौन सा प्रेजेंटेशन यहाँ पे नोट करना है। ओपनिंग बैलेंस 15 लाख का है, क्लोजिंग बैलेंस 14,37,500 का है, बैंक 3,12,500, प्रॉफिट 62,500, टोटल 3,12,500 प्लस 14,37,500 17,50, यहाँ से 15 लाख माइनस 62,500, लो जी कैपिटल रिजर्व में चला गया 1,87,500, में चेक भी करा देता हूँ अभी। ये जो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन है क्या ये कैश फ्लो में आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में गया ही नहीं, तो एड बैक क्यों करूंगा मैं, लेस क्यों करूंगा। एक ये ट्रांजेक्शन देखो आप, एक ये ट्रांजेक्शन देखो, और ये देखो कैपिटल रिजर्व में आपको चेक करा देता हूँ बाहर की बार। और एक बात मैंने क्लास में बार बार बोली थी कि जिस क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व आएगा उसकी रीजनिंग बताएगा, क्योंकि कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम कभी P&L से नहीं आते। मैं कैश फ्लो में चला गया, मैं यहां लिखूंगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 62,500 लेस कर दूंगा। इन्वेस्टिंग में जाऊंगा, यहाँ लिखूंगा सेल ऑफ लैंड 3,12,500, क्वेश्चन में वापसी करो। आपको डेप्रिसिएशन बता रहा है जी फर्नीचर पे कितना 12,500, अच्छा फर्नीचर, लो जी यही बना देता हूँ वर्किंग नोट 3 भी, लैंड का तो हो ही गया। फर्नीचर अकाउंट में आओ, फर्नीचर अकाउंट में फर्नीचर 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 वर्किंग नोट 3 मैंने बनाया जी फर्नीचर अकाउंट, बताओ ये रहा जी। फर्नीचर का ओपनिंग बताओ कितना है 1,10, क्लोजिंग बताओ कितना है 1,20, डेप्रिसिएशन 12,500, तो परचेज 22,500, लो जी 22,500 की परचेज आ गई। तो आप लिखो कैश फ्लो में परचेज ऑफ फर्नीचर 22,500, वर्किंग नोट 3, डेप्रिसिएशन ऊपर ऐड कर दो, डेप्रिसिएशन मैं फॉर्मेट पे ध्यान नहीं दे रहा, 12,500, डेप्रिसिएशन ऐड बैक हो गया, डेप्रिसिएशन ऐड बैक हो गया, परचेज लेस कर दी, क्वेश्चन में वापसी करो, क्या कहते हैं जी। चौथा पॉइंट, इंटरिम डिविडेंड 12,500 का पे हुआ है,
इंटरिम करंट ईयर में प्रपोज होता है, करंट ईयर में पे हो जाता है। करंट ईयर में प्रपोज करते हैं, करंट ईयर में पे करते हैं। ये लो जी 12,500 ऊपर ऐड, डिविडेंड पेड 12,500 लेस, ऊपर ऐड नीचे लेस, ऊपर ऐड नीचे लेस, कहानी खत्म। डिविडेंड पेड, चलें आगे। प्रोविजन फॉर टैक्स 40,000 रुपए, तो पीएफटी अकाउंट बना के देख लेते हैं। पीएफटी अकाउंट, ये रहा जी हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, मैंने बनाया जी पीएफटी अकाउंट। ये 4 नंबर वर्किंग नोट बन जाएगा। ओपनिंग 27,500, क्लोजिंग, मैं प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं दे रहा, पी एंडल 40, तो पेमेंट निकाल लो कितनी है। पेमेंट 27,500 प्लस 40 माइनस 45, 22,500। प्रोविजन फॉर टैक्स एडबैक करेंगे, टैक्स पेड माइनस करेंगे, इसको यहां ले जाओ, ऊपर लिखेंगे हम यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स 40,000 रुपए, बिल्कुल लास्ट में। प्रोविजन फॉर टैक्स तो एडबैक हो गया आपका, टैक्स पेड वर्किंग नोट 4 कितना 22,500, ये लेस हो जाएगा। अच्छा जी, पॉइंट में वापसी करते हैं। कोई डिबेंचर है जी 8%, इन्होंने रिडीम कर दिए एट पार, लेकिन हाफ ईयर का इंटरेस्ट पे करने के बाद, आफ्टर हाफ ईयर इंटरेस्ट पेड, तो 6 महीने का पहले ब्याज बताओ कितना बनता है, डिबेंचर बताओ कितने की। डिबेंचर ये लीजिए 8% डिबेंचर 7.5 लाख रुपए के 7.5 लाख का 8% 60,000। यहाँ लिखो जी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 7.5 लाख रुपए का 8% 6/12, 30,000 रुपये यहाँ एडबैक करो और 30,000 का इंटरेस्ट फाइनेंसिंग से लेस करो। लो जी, अब यहाँ लिखो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर रिडीम हो गए हैं। क्वेश्चन में वापसी करो। पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। इन्वेस्टमेंट्स, ये रही मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मैंने बनाया इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस है 275, क्लोजिंग बैलेंस है 150, और पी एंडल में कितना क्या 20,000, तो बैंक बताओ कितना आया। अरे प्रॉफिट कमाया सर, अच्छा प्रॉफिट कमाया। पी एंडल 20,000, 275 प्लस 20,000 माइनस 150, 145 की बेची होगी आपने इन्वेस्टमेंट। अरे सीधी सी बात है यार, 1.25 लाख रुपए कम हो रहे हैं, 1,25,000 का डिफरेंस है, उसमें 20,000 का प्रॉफिट जोड़ो, सेल आ गई आपकी। ये कोई क्वेश्चन है बेटे? यहाँ लिखो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 145, वर्किंग नोट की रेफरेंस आप देते रहना। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपीज यहाँ से लेस कर देंगे। क्वेश्चन में वापसी करो। कोई इंटरेस्ट इनकम है जो इन्हें इस साल मिली है 16,250 की। अच्छा, यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट इनकम 16,250 रुपए, ऑपरेटिंग से लेस, इन्वेस्टिंग में ऐड। इन्वेस्टिंग में ऐड, ऑपरेटिंग से लेस, कहानी खत्म। क्या रह गया अब? हो गया रिसब पॉइंट, हो गया। अब एक एक करके चेक करो सब चीजें। सबसे पहले गुडविल, गुडविल कम हो रही है। गुडविल के कम होने का क्या मतलब हुआ? अमोटाइज की होगी, तो 70,000 माइनस 70, 32,500 यहाँ लिखेंगे।
अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, जैसे डेप्रिसिएशन लगाते हैं वैसे अमोर्टाइजेशन है, एड बैक नॉन कैश है। अच्छा जी, और क्या है? ऑफिस इक्विपमेंट, ओपनिंग बैलेंस है नील, क्लोजिंग बैलेंस है 52,500, परचेज किया होगा जी, 52,500 परचेज किया होगा। लेकिन क्वेश्चन में एक पॉइंट है, इनके पास क्रेडिटर्स पड़े हैं 26,250 के इक्विपमेंट के। मैंने इक्विपमेंट खरीदा है 52,500 का, लेकिन उसके क्रेडिटर खड़े हैं 26,250 के। आधी पेमेंट हो गई है, आधी रह गई है, तो आधी पेमेंट ही करेंगे हम, क्योंकि कैश फ्लो बना रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द समरी ऑफ कैश एंड बैंक, तो हम यहाँ लिखेंगे इक्विपमेंट परचेज्ड 26,250। लो जी, क्वेश्चन में वापसी करो बेटे। स्टॉक, स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, स्टॉक बढ़ेगा तो लेस, क्योंकि करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं आपके। रीजन मैंने आपको बता रखे हैं सारे। वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, स्टॉक 20,000 रुपीज लेस। अच्छा जी, बी आर, बी आर बढ़ रहे हैं, कितने से बढ़े बी आर? करंट एसेट्स बढ़ेंगे, बी आर करंट एसेट्स बढ़ेंगे तो लेस। स्टॉक बढ़ रहा है कि कम हो रहा है भाई साहब? स्टॉक स्टॉक स्टॉक, हाँ स्टॉक भी बढ़ रहा था, करंट एसेट्स बढ़ेंगे तो लेस ही करेंगे। स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक लेस कर दिया, बी आर बढ़ गए, बी आर लेस कर दिए। डेटर्स कम हो रहे हैं, कलेक्शन हो गया होगा आपका, यहाँ लिखो डेटर्स 15,000 रुपये प्लस कर देते हैं। करंट एसेट्स कम होंगे तो रियलाइज हो गए। ये ओपनिंग क्लोजिंग टैली करेंगे बाद में। ESC 4.5 लाख की कैपिटल इशू हुई है, बढ़ रही है कैपिटल, इशू ऑफ शेयर्स 4.5 लाख रुपए प्लस कर देते हैं। अच्छा जी, और जर्नल रिजर्व चेंजेस 75,000 रुपए के, 75,000, ये कितना है? 102,500। अच्छा, आओ ऑपरेटिंग में आओ। GR 75,000, P&L ये लो जी, प्रॉफिट 190। और अगर मैं देखूं यहाँ पे PBT, तो PBT 230 का आ गया। अच्छा, अब क्वेश्चन आगे क्या कहता है? GR हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया, डिवेंचर हो गया। लोन फ्रॉम मिस्टर राजेश 37,500 था, अब नील हो गया, मतलब पेमेंट होगी आपकी। फाइनेंसिंग में आओ, राजेश 37,500 लेस। BP कम हो रहे हैं, लाइबिलिटी कम हो रही है, तो पे किया आपने 5,000 रुपए की। BP ये लो जी, 5,000 रुपये कम हो गए। अब क्या रह गया? ट्रेड पेबल ये बढ़ गए 10,000 रुपये से, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो उधार लिया होगा हमने। क्रेडिटर्स 10,000 रुपये प्लस। और क्या रह गया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये भी बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं तो उधार लिया होगा आपने 3750 का। लो जी बेटे, क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम मारो टोटल। PBT आ गया 230 का, फिर 5500 ऐड हो गए, फिर 2,000 ऐड हो गए, फिर माइनस हो गए 62,500, फिर प्लस हो गए 12,500, फिर प्लस हो गए 30,000, फिर माइनस हो गए 20,000, फिर माइनस हो गए 16,250, फिर प्लस हो गए 32,500, माइनस हो गए 20,000, माइनस हो गया 9,125, प्लस हो गया 15,000, माइनस हो गया 5,000, प्लस हो गया 10,000, प्लस हो गया 3750, माइनस हो गया 22,500, 185,875। वैसे तो मेरा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया, क्योंकि क्वेश्चन ने कैश फ्लो मांगी नहीं, क्वेश्चन ने तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मांगा था आपसे। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मैंने तो पूरी कैश फ्लो बना दी। मैं टैली करके देता हूँ आपको कैश फ्लो, ये लो 7500, 3,12,500,
1.45, 16,250 माइनस 26,250 माइनस 22,500, 4,32,500, 7,500, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1.45 है, 16,250 है माइनस 26,250। ठीक है जी, ये बताओ कितना आया। ये तो भाई साहब पेमेंट ही पेमेंट है, ये तो पेमेंट ही पेमेंट है जी। ये आ गया 380, 4,32,500 माइनस 380 प्लस करेंगे 185,875 टोटल 238,375 238,375। बस ओपनिंग बैलेंस चेक कर लो कितना। ओपनिंग बैलेंस कैश का ये रहा जी 86,250। क्लोजिंग अपने आप आ जाता है। लो जी 324,625, क्या इतना ही है? ये रहा जी। कोई ऐसा पॉइंट जो आपने क्लास में ना पढ़ा हो, प्रैक्टिस वाली बात थी बस एक, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट, कोई ऐसा पॉइंट जो क्लास में ना देखा हो, वही क्वेश्चन है बेटे, वही पॉइंट्स हैं। ये कैश फ्लो का क्वेश्चन था आपका, मुझे आगे बढ़ने दो। लो जी, ये तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट का क्वेश्चन है, इसमें शेयर भी हैं, डिबेंचर भी हैं, ऐसे पता नहीं कितने क्वेश्चन क्लास में किए हैं हमने। आप क्वेश्चन नंबर 31 देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देख सकते, तीनों कराए हुए मेरे इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स के क्लास बुक में। किसी भी क्वेश्चन को रेफर करोगे यही मिलेगा कॉन्सेप्ट। इसको बोलते हैं मिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। बॉन्ड या डिबेंचर का खाता अलग बनेगा, इक्विटी शेयर का अलग बनेगा, प्रेफरेंस शेयर का अलग बनेगा, सबकी अकाउंटिंग अलग अलग करेंगे। मिक्स इन्वेस्टमेंट कराया हुआ बेटे, 3 क्वेश्चन है देखो। फिर मैं आ गया 6A में। 6A में कहता है जी बताना जरा आप इंटरेस्ट को कैसे कैपिटलाइज करेंगे क्वालिफाइंग एसेट्स में अगर हमने डिबेंचर इश्यू किए हो डिस्काउंट पे। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि बोरिंग कॉस्ट बनता है इंटरेस्ट प्लस अदर कॉस्ट, और अदर कॉस्ट का हम लेते हैं अमोटाइज्ड पोर्शन। अदर कॉस्ट में क्या आता है? डिस्काउंट ऑन इश्यू, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, स्टैम्प ड्यूटी, ब्रोकरेज कमीशन, सब बताया हुआ है। सिर्फ पेपर में ये लिखना है कि बॉन्ड्स का जो इंटरेस्ट है वो तो पूरा कैपिटलाइज होगा, लेकिन जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है उसका अमोटाइज्ड पार्ट निकालेंगे और उसको कैपिटलाइज करेंगे। इतनी सी बात लिखनी है। वो बोरिंग कॉस्ट की डेफिनेशन चिपकानी है जो मैंने क्लास में सबसे पहले लिखवाई थी आपको, कि बोरिंग कॉस्ट मींस इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट, एंड इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन लॉन्ग टर्म लोन एंड शॉर्ट टर्म लोन, बट अदर कॉस्ट इंक्लूड्स अमोटाइज्ड पार्ट। बस ये लिख, थ्योरी लिख के आनी है बोरिंग कॉस्ट का मीनिंग। ये वाला क्वेश्चन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का है, होमवर्क में दे रहा हूं। शेयर को स्टॉक बनाना, सब डिवाइड करना, हमारी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की बुक के लास्ट क्वेश्चंस हैं ये। 100 के शेयर को 10 का बना दो, अच्छा कैपिटल को स्टॉक बना लो, ये कर लो, ये आपका होमवर्क है, आप कर लेना बेटे। एमटीपी का सोल्यूशन है अपने पास, आप ये होमवर्क में दे रहा हूं आपको। एक आधा क्वेश्चन तो आपको देखना चाहिए। जो क्वेश्चन क्लास बुक के रिपीट क्वेश्चन है उनको तो देखना मत, वेस्टेज ऑफ टाइम है। और जो होमवर्क में दिया है क्वेश्चन वो कर लेना बस आप, वो भी करना क्या, आंसर ही तो देखना है, उसमें मेरे पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं। कहते जी बताना जरा ये करंट है कि नॉन करंट है, आपको बैलेंस शीट के हिसाब से, शेड्यूल 3 के हिसाब से बताना है। सिक्योरिटी डिपॉजिट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी नॉन करंट है, क्यों? ये वापस तो आता नहीं। आपने बिजली का कनेक्शन लिया तो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन तो लाइफ टाइम ही यूज करेंगे, डिपॉजिट उनके पास पड़ा रहेगा। ये कोई रिफंडेबल डिपॉजिट थोड़ा ना होता है। बिजली के बिना कोई मकान चल नहीं सकता, तो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन हम कभी सरेंडर करते ही नहीं। कब करते हैं? जब बिल्डिंग तोड़ के नहीं बनानी होती है, तो काफी लंबा टाइम हो सकता है, नॉन करंट है। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ये तो करंट है, स्टॉक तो होते ही करंट है। फिक्स डिपॉजिट है कोई 18 महीने का, ये नॉन करंट है। 18 महीने का मतलब 12 से ऊपर चला गया।
प्रीपेड रेंट 14 महीने का, इसके दो टुकड़े होंगे, 12 महीने वाला करंट है और ऊपर के 2 महीने नॉन करंट है। लेकिन इन्होंने आंसर में क्या बोला है कि ये जो 2 महीने हैं, 2 महीने का प्रीपेड है, अगर ये मटेरियल नहीं है, कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है, तो सारा अमाउंट ही करंट में दिखा दो। ये अपनी नॉलेज हारने से बाज आते ही नहीं है, तो इन्होंने सारी अमाउंट को करंट दिखाया हुआ है। ये देखो ना, नॉन करंट, करंट, नॉन करंट, फिर कहते हैं करंट इफ नॉट मटेरियल बियॉन्ड 12 मंथ्स। भी 14 महीने इसमें से 12 तो करंट ही हो गए, जो 12 से ऊपर 2 महीने वो नॉन करंट में आने चाहिए। कहते नहीं, अगर वो मटेरियल अमाउंट नहीं है, सारा अमाउंट करंट में दिखा दो, नॉलेज आड़ के साइड में हो गए। आप भी पेपर में ऐसे ही करना। ये बेटे आपकी एमटीपी है, मैंने सारे क्वेश्चन चेक करा दिए हैं, और वो एमसीक्यू आप ठीक कर लेना। अगर इनकम टैक्स का आपको रिम्बर्समेंट मिलता है तो वो ग्रांट फॉर एक्सपेंसेस की तरह है, वो अदर इनकम आनी चाहिए, ग्रांट कभी रेवेन्यू नहीं होता बेटे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।